चलिए तो आप लोगों को प्रिंसिपल सर यानी कि अनुज सर जो हैं कुछ इन्फॉर्मेशन दिए, तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से सुने होंगे, है ना। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। और हम लोग कहाँ तक किए थे? एक्साइटर हो गया था। चलिए एक्साइटर से ही स्टार्ट करते हैं। एक्साइटर हमारा क्या है? एक्साइटर प्रदान करता है जो कि ये डीसी सप्लाई देता है। एक्साइटर हमारा क्या होता है? एक डीसी शंट जनरेटर होता है ना। और इसका जो रेंज हमारा होगा एक्साइटर का जो वोल्टेज रेटिंग जो होगा वो 100 वोल्ट से लेकर के 250 वोल्ट, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्यों करते हैं? हम लोग जो कंट्रोल पैनल वायरिंग जो आप लोग देखते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं कि पीवीसी चैनल का इस्तेमाल करते हैं ना। तो पीवीसी चैनल का इस्तेमाल करने का मेन जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? रिकॉर्डिंग हो रहा है सर, है ना। तो कंट्रोल पैनल वायरिंग में हम लोग जो पीवीसी चैनल का जो इस्तेमाल करते हैं उसका मेन उद्देश्य ये होता है कि बिजली के जो तार होता है, जो बिजली के तार और सुरक्षा के मतलब लिए वो रास्ता प्रदान करता है। देखते हैं ना इस तरह से रहता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, वायर वगैरह ये सब लेके जाते हैं। तो एक हमारा सेफ्टी पर्पस के माध्यम से भी, है ना, और बिजली के तार उसमें लेके जाते हैं और सुरक्षा के लिए रास्ता भी प्रदान करता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा होगा कि बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता प्रदान करना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक डिस्चार्ज सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? देखिए ये जो ड्राइव्स आप लोग पढ़े हैं ना, एसी डीसी इधर, वो सारा उधर कुछ बैटरी वेटरी के भी बारे में, जैसे यूपीएस वगैरह पढ़े होंगे, सेकेंड ईयर में है सारा ये सब पढ़ना, है ना। तो उसमें हमारा बैटरी वेटरी के भी बारे में कुछ कुछ पढ़ना है। तो ये सब जो क्वेश्चन है आप लोगों को जैसे CITS एग्जाम आप लोग देंगे उसमें भी काम करेगा और ये फाइनल एग्जाम में भी काम करेगा, है ना। तो हमारे पास अगर कोई बैटरी है या सेल है, अगर वो डिस्चार्जिंग कंडीशन में है, डिस्चार्ज कंडीशन में है, तो उस कंडीशन में हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसका मान क्या होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो डिस्चार्जिंग के कंडीशन में हमारा बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस का मान जो होता है वो क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है ना, अधिक हो जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा होगा ये। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक तुल्यकालिक मोटर हमेशा घूर्णन गति पर कार्य करती है, यानी कि हमारा सिंक्रोनस मोटर जो है हमेशा जो है सिंक्रोनस स्पीड पर ही कार्य करती है, यानी तुल्यकालिक घूर्णन गति पर ही कार्य करती है। सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मोटर हमारा जो है हमेशा सिर्फ और सिर्फ सिंक्रोनस स्पीड पर ही कार्य करती है या चलती रहती है। इसके पीछे क्या रीजन है ये अच्छी तरह से आप लोग जानते हैं, बता भी चुके हैं, है ना। ज़्यादा इसमें मॉक टेस्ट में ज़्यादा डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है। चूंकि मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग जो है सारे क्वेश्चंस ये सब ऑलरेडी हम लोग किए हुए हैं। अरे लगभग 4000 4,500 क्वेश्चन कम होता है जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक सिंक्रोनस मोटर शून्य लोड पर 100% उत्तेजित किया गया है, यानी एक्साइट किया गया है, एक्साइटेशन यानी उत्तेजित, है ना। एक सिंक्रोनस मोटर को शून्य लोड पर 100% उत्तेजित किया गया यदि सप्लाई वोल्टेज भी और विरोधी विद्युत वाहक बल ए भी हो तब, यानी दोनों में रिलेशन पूछ रहा है कि अगर हम लोग सिंक्रोनस मोटर को नो लोड कंडीशन में 100% एक्साइट कर दीजिए, 100% एक्साइटेशन किए मोटर को, तो उस कंडीशन में हमारा वोल्टेज और बैक ईएमएफ ये दोनों का मान क्या होगा, है ना। तो उस कंडीशन में 100% एक्साइटेशन के कंडीशन में हमारा मोटर का वोल्टेज और ईबी यानी कि बैक ईएमएफ का मान बराबर हो जाता है ना, बराबर हो जाता है। इस कंडीशन में एक चीज और आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर एक होता है ओवर एक्साइटेड, ओवर एक्साइटेशन, अंडर एक्साइटेशन। तो ओवर एक्साइटेशन के कंडीशन में हमारा जो सिंक्रोनस मोटर का जो पावर फैक्टर होगा वो लीडिंग होगा, अंडर एक्साइटेशन के कंडीशन में क्या होगा? लैगिंग होगा, और 100% एक्साइटेशन के कंडीशन में हमारा पावर फैक्टर क्या होगा? यूनिटी होगा। तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है और एकमात्र हमारा ये सिंक्रोनस मोटर ऐसा मशीन है जो कि लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी तीनों पावर फैक्टर पर ऑपरेट कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि स्टार्टिंग के समय मोटर विद्युत धारा अधिक लेती है? देखिए
हमारा कोई भी मोटर है स्टार्टिंग में हाई करंट लेती है, ज़्यादा करंट का मान ज़्यादा लेता है। इसका रीज़न ये है कि स्टार्टिंग के समय में हमारा बैक ईएमएफ जो बनता है ना, स्टार्टिंग के समय जो ही हम लोग मोटर स्टार्ट किए तुरंत बैक ईएमएफ तो नहीं बनता है ना, है ना। तो वहाँ पे रोकने के लिए बैक ईएमएफ हमारा क्या है, एक तरह का जो हम लोग आरोपित जो ईएमएफ करते हैं, आरोपित जो वोल्टेज देते हैं उसका विरोध करता है। तो वहाँ पे उस कंडीशन में उसको विरोध करने वाला तो रहता नहीं है, ये भी रहता नहीं है, यानी कि बैक ईएमएफ स्टार्टिंग के समय में होता नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग के समय में हमारा बैक ईएमएफ 0 होता है, यही कारण है कि हमारा जो मोटर है स्टार्टिंग के समय में काफ़ी करंट लेता है ना। तो राइट आंसर क्या होगा कि हमारा उस समय ईबी का मान जो होता है यानी कि बैक ईएमएफ का जो मान होता है वो 0 हो जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि किस कारण से तुल्यकालिक मोटर का रोटर तुल्यकालिक गति पर ही घूमता है ना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तुल्यकालिक मोटर का जो रोटर है वो सिर्फ और सिर्फ सिंक्रोनस गति पर ही, सिंक्रोनस स्पीड पर ही क्यों घूमता है। तो इसके पीछे सिर्फ एक ही जो कि मेन रीजन जो होता है इसका कि हमारा स्टेटर और रोटर ये दोनों जो फील्ड होता है ना, स्टेटर और रोटर का जो फील्ड होता है एक दूसरे से क्या होता है, इंटरलॉकिंग, है ना। एक दूसरे से मैग्नेटिक लॉकिंग होता है, इंटरलॉकिंग होता है ना। स्टेटर और रोटर फील्ड दोनों जो है एक दूसरे से इंटरलॉकिंग होने के कारण ही हमारा जो सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर है या जो सिंक्रोनस मशीन है वो हमारा सिंक्रोनस स्पीड पर घूमता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा कि स्टेटर एवं रोटर क्षेत्र के इंटरलॉकिंग के कारण। किस प्रकार का उपकरण मोटर्स को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है। यानी कि हमारा कौन सा ऐसा उपकरण है, कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है जो मोटर को पैनल बोर्ड में, पैनल बोर्ड पे जो हम लोग ऑपरेट करते हैं वहां से, उसमें हमारा जो है हीटिंग और ओवरलोडिंग ये दोनों से बचाने का जो कार्य करता है वो हमारा कौन सा ऐसा डिवाइस होता है ना। तो ये हमारा होता है थर्मल रिले। रिले बहुत टाइप्स के होता है, करंट रिले, वोल्टेज रिले, है ना, थर्मल रिले, इस तरह से बहुत सारा और हम लोग पढ़े हैं, इसमें भी कम बेसी होता है। ठीक है, तो ये हमारा ओवर हीटिंग और ओवरलोड से जो प्रोटेक्ट करता है, जो सुरक्षा या बचाता है वो हमारा होता है थर्मल रिले। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, थर्मल रिले। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि किस सर्किट में लिमिट स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिमिट स्विच। लिमिट स्विच का इस्तेमाल हम लोग कौन से सर्किट में करते हैं। तो जैसे देखिए आप लोग अक्सर जैसे मॉल वॉल में गए होंगे तो वहाँ पे लिफ्ट उफ्ट भी रहता है ना, ऊपर जाने के लिए या फिर एक तला दो तला इस तरह से जाने के लिए। फिर एलिवेटर, सीढ़ी जो देखे होंगे आप लोग, एलिवेटर इसमें हम लोग चढ़ते हैं, सीढ़ी की तरह रहता है, स्टेयर टाइप, है ना। तो उसमें हम लोग जो है लिफ्ट सर्किट में ये लिमिट स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा न्यूमेरिकल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी 220 वोल्ट डीसी मोटर का आर्मेचर प्रतिरोध का मान जो है 0.2 ओम और पश्च विद्युत वाहक बल 215 वोल्ट दिया हुआ है, तो मोटर की आर्मेचर धारा क्या होगी। यानी कि हमारा एक डीसी मोटर है जिसका आर्मेचर प्रतिरोध जो है 0.2 ओम दिया हुआ है और बैक ईएमएफ का मान 215 वोल्ट दिया हुआ है और वोल्टेज का मान जो है 220 वोल्ट दिया हुआ है। तो उस कंडीशन में हमारा आर्मेचर धारा क्या होगा, है ना। तो इसके लिए बिल्कुल ही सिंपल फार्मूला है जो कि आप लोग जानते भी होंगे, है ना। तो इसके लिए हमारा जो फार्मूला होता है IA बराबर V माइनस EB बटा R, है ना। IA बराबर यानी कि आर्मेचर करंट पूछ रहा है, तो IA बराबर हमारा फार्मूला क्या होगा, V माइनस EB बटा RA। चूंकि V के मान दिया हुआ है 220 और EB के भी मान दिया हुआ है 215, तो 220 माइनस 215 बटा में 0.2 इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो हमारा क्या आ जाएगा 25 एम्पियर, है ना। किसी डीसी मशीन का आर्मेचर प्रतिरोध कितना होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछता है। हमारा आर्मेचर प्रतिरोध का मान जो होता है मैक्सिमम 1 ओम हो सकता है ना, अन्यथा 1 ओम से कम ही होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, ये रेंज में है, इसमें कुछ याद करने की नहीं है, इसको सिर्फ याद रखना है मतलब, है ना। तो ये 0.1 से 1 ओम यानी कि मैक्सिमम 1 ओम तक होता है, नहीं तो उससे कम ही होता है हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा 0.1 से 1 ओम।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि किसी दी गई शंट मोटर की आघूर्ण अंकित घूर्णन गति, यानी कि उसका जो रोटेट करने की जो गति है वो हमारा 1050 आरपीएम है। इस मोटर को जो है 1200 आरपीएम पर अगर चलाना होगा तो निम्नलिखित में से किस विधि का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। देखिए गौर से क्वेश्चन को देखना है। 250 है ना, जो कि इसका घूर्णन गति है मोटर का, यानी शंट मोटर है हमारा। इससे ज्यादा चाहिए, यानी कि 1200 आरपीएम चाहिए, तो उस कंडीशन में हम लोग जो है किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इसमें दो, एक आर्मेचर कंट्रोल और दूसरा फील्ड कंट्रोल मेथड होता है ना। क्या होता है, एक आर्मेचर कंट्रोल और एक फील्ड कंट्रोल मेथड। तो देखिए आप लोग ध्यान देंगे कि सामान्य स्पीड कहने का मतलब है कि एक सामान्य जो स्पीड होता है कोई भी मशीन का, जिसे यहाँ पे इसका जो है सामान्य स्पीड आएगा हमारा अंकित घूर्णन गति है ना, यानी कि 1050 आरपीएम, ये हमारा सामान्य स्पीड होगा। ठीक है, तो अब आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। तो सामान्य स्पीड से अगर ज्यादा स्पीड चाहिए है ना, सामान्य स्पीड से अगर ज्यादा स्पीड चाहिए तो उस कंडीशन में हम लोग जो मेथड इस्तेमाल करते हैं वो फील्ड कंट्रोल मेथड। कौन सा, फील्ड कंट्रोल मेथड। ठीक है, और दूसरा हमारा होता है आर्मेचर कंट्रोल मेथड। तो उसका इस्तेमाल किस कंडीशन में करते हैं कि जब सामान्य से कम स्पीड चाहिए। ठीक है, जब सामान्य से कम स्पीड चाहिए तो वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं आर्मेचर कंट्रोल मेथड। अब ये दोनों में ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, लेकिन बिल्कुल सिंपल है कि हम लोग एक रेजिस्टेंस के माध्यम से, जो कि हमारा वेरिएबल होता है, उसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, उसको वेरी करके स्पीड को कम बेसी करते हैं, है ना। तो ये क्षेत्र प्रतिरोध नियंत्रण विधि यानी कि फील्ड रेजिस्टेंस कंट्रोल विधि का इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे, जब हमारा सामान्य से अधिक स्पीड चाहिए और सामान्य से कम स्पीड चाहिए, तो हम लोग आर्मेचर कंट्रोल विधि का इस्तेमाल करेंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। किसी पंप की इंडक्शन मोटर को सामान्य स्रोत वोल्टेजता से 30% कम वोल्टता पर प्रचालित किया जाए तो पंप चालू हो जाता है, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा, है ना। देखिए हमारे पास एक इंडक्शन मोटर है जो कि उसका सामान्य वोल्टेज स्रोत से, यानी जितना वोल्टेज चाहिए उसका 30% कम वोल्टेज पे अगर ऑपरेट करेंगे तो हमारा पंप चलेगा तो जरूर, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होगा, वो गर्म हो जाएगा और बिल्कुल एकदम खराब हो जाएगा, है ना। क्या होगा, गर्म होगा और खराब हो जाएगा। कुछ समय के बाद चलेगा, लेकिन कुछ समय के बाद ये प्रॉब्लम होगा कि हमारा मोटर गर्म होकर के खराब हो जाएगा। ठीक है, जेनर डायोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जेनर डायोड का कार्य निम्नलिखित में से किसको स्थिर करना होता है। देखिए जेनर डायोड के बारे में मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बताया था। ये एक हमारा आउटपुट में जो है वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है। आउटपुट में जो वोल्टेज के मान है उसको कांस्टेंट रखता है। इसको जब भी हम लोग ऑपरेट करते हैं रिवर्स बायस में इसको जोड़ते हैं। किस में जोड़ते हैं, रिवर्स बायस में ही इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, सर्किट में हम लोग जेनर डायोड का इस्तेमाल रिवर्स बायस में ही करते हैं। इसका मेन जो कार्य होता है आउटपुट में वोल्टेज को कांस्टेंट करना है। समय तो ओवर हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा फटाफट करते हैं, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जब कोई रेलगाड़ी पहाड़ी ढलान पर चलती है तो उसकी सीरीज मोटर, हम लोग रेलगाड़ी में क्या करते हैं, डीसी सीरीज मोटर का इस्तेमाल करते हैं, आप लोग जानते हैं, है ना। तो उसके बाद हमारा क्या होता है कि ठीक है ना, तो रेलगाड़ी में जो कि पहाड़ी ढलान पे क्या होता है ना कि वहां से हम देखे भी हैं कि ट्रेन को जो है आहिस्ते आहिस्ते एकदम धीरे 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 उतारता है पहाड़ पे चढ़ने के बाद, या चढ़ते समय भी आराम से चढ़ता है, मतलब धीरे धीरे, और उतारते समय भी एकदम धीरे धीरे मतलब ये उतारता है ना ट्रेन को। तो इसमें क्या होता है कि आप लोग जानते हैं कि रेलवे में हम लोग डीसी सीरीज मोटर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो पहाड़ी ढलान पे से जब उतरता है तो उस कंडीशन में हमारा जो डीसी सीरीज मोटर जो होता है वो जनरेटर की भांति कार्य करने लगता है। थोड़ा सा डिफरेंस है ना दोनों में। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि डेम्पर वाइंडिंग का मुख्य कार्य तुल्यकालिक मोटर में क्या होता है। तो डेम्पर वाइंडिंग हमारा जो कि इसका कई वर्क है, जैसे कि आपका हंटिंग का भी, हंटिंग को खत्म करता है ना। उसके बाद वहीं रोटर में जो दोलन होता है उसी को हम लोग हंटिंग बोलते हैं, तो उस हंटिंग को भी खत्म करता है। और प्रारंभिक टर्क जो होता है, प्रारंभिक बला घूर्ण यानी कि टर्क को भी ये विकसित करता है ना। चलिए तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, हंटिंग टर्क, हंटिंग कम करना,
तथा प्रारंभिक बलाघूर्ण विकसित करना। डीसी ड्राइव में बीओपी का पूर्ण रूप क्या होता है? बीओपी डीसी ड्राइव में, जैसे कि अभी अभी हम लोग पढ़े एसी ड्राइव, उसी तरह से डीसी ड्राइव होता है जो कि डीसी मशीन को ऑपरेट करने के लिए, गति को नियंत्रित करने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो होता है बीओपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये होता है हमारा बेसिक ऑपरेशन पैनल। क्या होता है? बेसिक ऑपरेशन पैनल। अगला हमारा जो सवाल है कि डीसी जनित्र की चरखी 1.25 मिनट में इतना, बिल्कुल सिंपल है ना। हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि डीसी जनित्र का आरपीएम चक्र प्रति मिनट में क्या होगा, ठीक है, यानी कि उसका आरपीएम जो है प्रति मिनट में क्या होगा, चाल, ठीक है। डीसी जनरेटर है तो सिंपल है बिल्कुल, आप लोग बहुत सारा मैथ पढ़ते हैं, है ना। तो 1.25 मिनट, इतना मिनट में इतना, तो प्रति मिनट यानी कि 60 मिनट 60 सेकेंड, ठीक है, 60 सेकेंड। तो हमारा यहाँ 1.25, इसको अगर हम लोग निकालेंगे तो 1 मिनट में कितना 60 सेकेंड हुआ, तो 25 सेकेंड इधर, यानी कि 85 सेकेंड बराबर 2000, तो 60 सेकेंड बराबर कितना, बिल्कुल सिंपल है ना। एक एक नियम से या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि डीसी मशीन जो कठिन कार्य की स्थिति में लगाई जाती है, इंसुलेशन टेस्टर जो है कितने समय के अंतराल पर करना चाहिए? हम लोग जो डीसी मशीन यूज करते हैं उसका जो इंसुलेशन जो टेस्टिंग है, इंसुलेशन टेस्टिंग, जो उसका इंसुलेशन है उसको हम लोग कितने समय के अंतराल पर टेस्ट कर सकते हैं या करना चाहिए, है ना। एक समय सीमा निर्धारित है, जैसा कि हम लोग यहाँ जब भी प्रैक्टिकल करते हैं मशीन पे, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले साफ सफाई करते हैं, या फिर साप्ताहिक, है ना, साप्ताहिक आप लोग देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं मशीन को। उसी तरह से अगर कोई भी हमारा मशीन है उसका इंसुलेशन टेस्ट अगर करना होगा, ठीक है, तो हम लोग 1 महीना के अंतराल पर जो है 1 महीना की गैप दे करके उसका इंसुलेशन टेस्ट करेंगे। 1 सप्ताह बिल्कुल गलत है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि तुल्यकालिक मोटर की बनावट निम्नलिखित के समान होती है। तुल्यकालिक मोटर यानी कि सिंक्रोनस मोटर हमारा जो होता है वो किस मशीन के भांति उसका कंस्ट्रक्शन होता है, यानी कि उसका बनावट होता है? तो ये हमारा अल्टरनेटर के समान होता है, बिल्कुल, है ना। तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का क्या इस्तेमाल है? जैसा कि अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्या करता है, स्टार्टिंग टॉर्क, स्टार्टिंग वाला घूर्णन के मान को भी बढ़ाता है डैम्पर वाइंडिंग, और हमारा जो रोटर में जो दोलन होता है उस कंपन को भी खत्म करता है, यानी कि हमारा हंटिंग दोष को भी ये खत्म करता है, ठीक है। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो ये हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से किसकी पहचान की जाती है? तो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, यानी कि जनरेटर में आप लोग देखते हैं कि जनरेटर हम लोग मैक्सिमम राइट हैंड से ही मारते हैं, तो ये फ्लेमिंग के राइट हैंड जो रूल है, इसे इसमें अंगूठा हमारा किस चीज को इंडिकेट करता है? चालक यानी मोशन की गति, चालक की जो गति है उसकी, ठीक है। 4 फिंगर इस तरह से हम लोग पकड़ते हैं ना जी, ठीक है, ऐसे पकड़ते हैं 90 डिग्री पे, तीनों जो उंगली है एक दूसरे से 90 डिग्री पे होना चाहिए। इसमें हमारा क्या करता है, अंगूठा जो है मोशन यानी गति को इंडिकेट करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट्स। 4 फिंगर हमारा जो है फ्लक्स को, और ये मिडिल फिंगर जो है ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है ना, इसको इंडिकेट करता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। लेवल कंपाउंड जनित्र में पूर्ण भार वोल्टता का मान टर्मिनल वोल्टता तक क्या होता है? यानी कि लेवल कंपाउंड नाम से ही स्पष्ट है। अगर मान लीजिए कि हमारा लेवल कंपाउंड जनरेटर है, उस पर आप कितना हो लोड डाल दीजिए, है ना, कितना हो भार दे दीजिए, पूर्ण भार, भार मतलब लोड, कंफ्यूज नहीं होना है। फिर भी अगर उसको टर्मिनल वोल्टेज हम लोग मेजर करेंगे तो क्या होगा, वो बराबर ही होगा, है ना। यानी कि लेवल कंपाउंड जनित्र में पूर्ण भार वोल्टता का मान, यानी कि पूर्ण भार वोल्टता यानी कि पूरा भार दे दिए, उस कंडीशन में भी हमारा टर्मिनल वोल्टता के बराबर होगा, मेजर करते हैं अगर, तो है ना। वह मोटर जिसका रोटर और स्टेटर घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के समान चाल पर घूमता है, यह हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है। समानांतर परिचालन के लिए किस डीसी जनरेटर को सामान्यतः प्राथमिकता दी जाती है? अगर मान लीजिए कि हमारा मोटर को समानांतर में अगर ऑपरेट करना है, पैरेलल में अगर चलाना है, तो सबसे पहले जो प्राथमिकता देंगे वो हमारा कौन कौन सा मोटर होगा, है ना, ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तो ये इसमें हमारा होता है सबसे पहला जो होता है वो शंट और अंडर कंपाउंड मोटर, शंट और अंडर कंपाउंड मोटर, इसी को हम लोग प्राथमिकता देते हैं जब हम लोग को पैरेलल में चलाना होता है। सर्पी वलय प्रेरण
परिपथ में प्रतिरोध संयोजित करने का उद्देश्य क्या होता है? सर्पी वाला यानी कि स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर। स्लिपरिंग इंडक्शन मोटर में हम लोग जो है उसके परिपथ में जो है रजिस्टेंस जोड़ने का मेन उद्देश्य क्या होता है, यह हमारा क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जोड़ने का मेन उद्देश्य हमारा वही होता है कि स्टार्टिंग के समय में धारा के मान को सीमित करना है ना, धारा के मान को सीमित करना और स्टार्टिंग टर्क के मान को बढ़ाना। ठीक है, स्टार्टिंग के समय में धारा के मान को सीमित करना और प्रारंभिक बला घूर्ण के मान को बढ़ाना, यानी कि टर्क के मान को बढ़ाना। तो राइट आंसर हमारा ये होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के हमारा जो आउटपुट ट्रांसफार्मर जो होता है उसका उपयोग किया जाता है? तो ये हमारा होता है ऑटो ट्रांसफार्मर, है ना। ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल हम लोग स्टेबलाइजर वगैरह में करते हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वाइंडिंग होता है, इसमें कॉपर की बचत भी होता है। ठीक है, बहुत सारा इसका एडवांटेज है जो कि मैंने अच्छी तरह से बताया है, चलिए डिस्कस ज़्यादा नहीं करना है। बढ़ते हैं आखिरी दो क्वेश्चन आज का। सिंक्रोनस मोटर के भी कर्व के मध्य जो संबंध प्रकट होता है, यहाँ पे आंसर जो है गलत है, बिल्कुल ही गलत आंसर है ना। थोड़ा सा आप लोग जरूर ध्यान देंगे, मेरी बात को सुनिए गौर से। सिंक्रोनस मोटर के भी ग्राफ यानी कि भी कर्व जो बनता है वो किसके किसके मध्य बनता है? भी कर्व, है ना। भी कर्व हमारा जो होता है बाबू वो बनता है फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के मध्य, नॉट सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, ये गलत, तो यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज जो आ गया है एक वो गलत है ना। तो ये हमारा होता है फील्ड करंट और आर्मेचर करंट के बीच, बल्कि सप्लाई वोल्टेज नहीं होगा, है ना। इसमें एक चीज और ध्यान देंगे कि हमारा एक एंटी भी कर्व पूछता है। क्या पूछता है? एंटी भी कर्व। एक होता है भी और दूसरा एंटी भी कर्व, है ना। तो एंटी भी कर्व जो बनता है वो किसके किसके मध्य बनता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों सिंक्रोनस मोटर में। तो ये हमारा जो बनता है एंटी भी कर्व आर्मेचर करंट और पावर फैक्टर के बीच, है ना। आर्मेचर करंट और पावर फैक्टर के बीच। आज के हमारा जो आखिरी सवाल है कि सिंक्रोनस मोटर में रोटर कॉपर क्षति की पूर्ति किसके द्वारा की जाती है? हमारा सिंक्रोनस मोटर है, उसमें रोटर में क्या होता है, कॉपर का लॉस होता है, उसको उसका जो पूर्ति हम लोग करते हैं वो कैसे करते हैं? तो हम लोग जो ये डीसी सोर्स देते हैं ना, जो बाहर से जो डीसी सोर्स देते हैं वही हमारा जो है उस कॉपर लॉस को यानी कि रोटर कॉपर लॉस को जो है पूरा करता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये सॉल्यूशन क्लास अच्छे से समझ में आया होगा, और जो भी डाउट है हम लोगों को वो फटाफट हम लोग क्लियर करेंगे अभी, है ना। लेकिन उसके पहले थोड़ा सा चलिए आप सभी पहले अनम्यूट हो जाएं, सब लोग पहले म्यूट हो जाइए, अनम्यूट हो जाइए मतलब। उसके बाद जो है हम लोग जो भी डाउट है उसको फटाफट क्लियर करते हैं। चलिए एनीबॉडी, हाँ बोला जाए। PWM, हेलो, हेलो, चलिए तो ठीक है, धन्यवाद। फिलहाल जो है द एंड करते हैं, है ना। जाइए आप लोग नेक्स्ट क्लास के लिए। ओके।